ये कहानी है कोलकाता के हॉरर हाउस से रिलेटेड पार्थो दे की, जिनकी परवरिश उनकी मदर ने कुछ इस तरह से की थी कि वो बाहर के लोगों से घुल मिल नहीं पाते थे और ना ही उनकी दोस्ती थी किसी से। तो चलिए स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं इस कहानी को। 10 जून 2015 को कोलकाता के एक बहुत ही पॉश एरिया रॉबिन्सन स्ट्रीट के 3 नंबर हाउस की एक खिड़की से तेज धुआं निकल रहा था। वैसे तो वहाँ पर दे परिवार की 2 फैमिलीज रहा करती थी, बट अलग अलग पोर्शन में। लेकिन जब कोई घर से बाहर नहीं निकला तो आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड वालों ने ये सोचते हुए कि शायद घर पर कोई नहीं है, फिर भी उन्होंने डोरबेल बजाया और स्ट्रेंजफुली दरवाज़ा अंदर से खुलता है। और जिन्होंने दरवाज़ा खोला था तकरीबन उनकी उम्र 40 से 45 साल की होगी। बालों में सफ़ेदी पड़ चुकी थी, वो कुछ ज़्यादा ही दुबला पतला और बीमार सा लग रहा था। घर में घुसते ही अजीब सी स्मेल आ रही थी और बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक बज रहा था, बिल्कुल धीमी आवाज़ में। घर पूरा मेस्ड अप था और चारों तरफ घर में छोटे छोटे कागज के टुकड़े फैले हुए थे। लेकिन चूंकि पुलिस का फोकस उस वक्त आग बुझाने पर था तो हर चीज़ को इग्नोर करते हुए उन्होंने देखा कि ये धुआं बाथरूम से निकल रहा है और बाथरूम अंदर से लॉक था। तो उन लोगों ने बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ डाला। तो वो लोग क्या देखते हैं कि बाथरूम के बाथ टब में एक बॉडी पड़ी है जो पूरी तरह से जल गई है और पास ही केरोसिन का केन और माचिस का बॉक्स पड़ा है। और वहाँ से थोड़ा सा हटकर एक लेटर मिला जिस पर लिखा था कि उनकी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है, लव यू बेटा। ये जो जली हुई बॉडी मिली थी ना, उनका नाम औरोबिंदो था, जो घर के सबसे बुजुर्ग शख्स थे और पार्थो दे के पिता थे। पार्थो दे 45 इयर्स के थे और उन्होंने ही दरवाज़ा खोला था। अब ये सवाल उठता है कि जब बेटा वहीं घर में मौजूद था तो उसने पिता औरोबिंदो को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। तो इन सब के पीछे की वजहों को समझने के लिए हम थोड़ा बैक में चलते हैं। बात है 1989 की, जब औरोबिंदो अपनी पत्नी आरती दे, बेटा पार्थो दे और बेटी देवजानी दे के साथ कोलकाता शिफ्ट हो गए थे। इससे पहले वो लोग बेंगलोर में रहा करते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा कि उनको अपने पैतृक शहर कोलकाता में शिफ्ट हो जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि उनकी पुश्तैनी जगह पर शिफ्ट होना के बच्चों के लिए सही रहेगा। लेकिन ये घर कोई मामूली घर नहीं था। एक तो ये पॉश एरिया में था, 3 माले का था और इस घर को औरोबिंदो के पिता ने ब्रिटिशर्स से खरीदा था। ये काफ़ी महंगा था। जब औरोबिंदो इस घर में शिफ्ट हुए तो सिबलिंग्स के दरमियान प्रॉपर्टी को लेकर कहासुनी होने लगी और ये ऑब्वियस सी बात है। तो इसी तरह से इस घर को लेकर औरोबिंदो और उनके भाई अरुण दे के बीच कुछ मतभेद रहा करते थे। तो इसी के चलते इन दोनों भाइयों के परिवार इस घर में अलग अलग हिस्से में कुछ इस तरह से रहते थे कि उनको एक दूसरे को फेस ना करना पड़े। औरोबिंदो की पत्नी आरती वैसे तो बहुत अच्छी थी, घर का ख्याल रखना, हर चीज़ सलीके से करना, लेकिन वो बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने नहीं देती थी और ना ही उनको फ्रेंड्स बनाना अलाउड था। इस तरह से उन बच्चों ने स्कूल में भी कोई फ्रेंड्स नहीं बनाए थे। आरती समझती थी कि अगर ये बच्चे दूसरे बच्चों में घुले मिलेंगे तो ये बिगड़ जाएंगे। तो क्योंकि इन बच्चों को बाहर कोई फ्रेंड्स नहीं बने थे तो ये लोग अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे और ये दोनों भाई ही बहन ही एक दूसरे के फ्रेंड्स थे और ये लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए थे। इन दोनों भाई बहनों ने राजबाजार कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई की थी। इसके बाद पार्थो को बेंगलोर में अच्छी जॉब मिल गई। फिर कुछ सालों के बाद उसको यूएसए की फर्म में जॉब मिल गई, जबकि दूसरी तरफ देवजानी ने फर्म में काम करने के बजाय कोलकाता के एक प्रसिद्ध स्कूल जिसका नाम डॉन बॉस्को है, वहाँ पर एक म्यूज़िक टीचर का जॉब किया। उस वक्त तक ऐसा लग रहा था जैसे ये फैमिली एक नॉर्मल फैमिली है, लेकिन जल्द ही सब कुछ चेंज होने वाला था। 2007 में औरोबिंदो की बीवी आरती को कैंसर डिटेक्ट होता है और वो अनफॉर्चुनेटली कुछ ही दिनों बाद ही वो दुनिया को छोड़ जाती हैं। माँ के गुजर जाने के बाद पार्थो अपनी यूएसए की नौकरी छोड़कर वापस कोलकाता आ जाता है। दूसरी तरफ देवजानी भी अपनी म्यूज़िक टीचिंग का जॉब छोड़कर घर पर ही रहने लगती है, क्योंकि माँ को खोने का गम बहुत ज़्यादा था इनको। इसके बाद से ये लोग कभी काम पर नहीं गए। घर पे बचे 3 लोग और 2 कुत्ते और सबका सोर्स ऑफ इनकम बस इतना ही था कि घर के बचे हुए पोर्शन के कुछ कमरों को इन लोगों ने रेंट पर दिया हुआ था। रेंट का जो पैसा आता था वही उनके गुजारे का सहारा था। ये लोग बाहर वालों से इतना ज़्यादा डिटैच थे। फूड डिलीवरी भी ये लोग खुद नहीं लिया करते थे, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड के ज़रिए इनको खाना मिलता था। अब इन तीनों का परिवार था और ये लोग अपने
अपने में ही रहा करते थे। ना तो किसी से मिलना, ना बात करना, यहाँ तक कि ये लोग अपने पड़ोसियों से भी बात नहीं किया करते थे और ना ही कहीं बाहर जाया करते थे। इन लोगों ने जैसे इस घर में अपने आप को कैद कर लिया था। 10 जून 2015 को जब औरोबिंदो की बॉडी मिलती है, उस दिन पुलिस ने काफ़ी चीज़ें नोटिस की थी, जैसे कि इस घर में काफ़ी उथल पुथल सी मची हुई थी, कोई चीज़ ढंग से ना रखा होना, घर में चारों तरफ छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों का बिखरा होना, यहाँ तक कि घर में अंधेरा फैला होना और बैकग्राउंड में हल्की सी म्यूज़िक का बजना। घर की खिड़कियों को इन लोगों ने कपड़ों से ढक रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग नहीं चाहते कि सूरज की किरण इन तक पहुंचे। और पार्थो दे थोड़ा बेचैन दिख रहा था और एक जगह नहीं ठहर रहा था, और तो और वो ढंग से जवाब भी नहीं दे रहा था। पुलिस को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है और बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिस को लगा कि चूंकि पार्थो बहुत डिस्टर्ब और रेस्टलेस लग रहा है तो ऐसी हालत में ये खुद को हार्म न कर ले, इसके लिए पुलिस 2 कांस्टेबल वहां तैनात करवा देते। बाहर लोगों का ये कहना था कि औरोबिंदो के तो 2 बच्चे थे, पार्थो और देवजानी। तो पुलिस ने पार्थो पर जब जोर देकर पूछा तो पार्थो ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने बताया कि वो तो 6 महीने पहले ख़त्म हो चुकी है और अभी भी उस घर में है। अब क्योंकि देवजानी के बारे में पूछगुछ के लिए पुलिस पार्थो को पुलिस स्टेशन ले गई थी, तो पार्थो ने जैसे ही ये सब कुछ बताया, पुलिस पार्थो के घर पहुंच जाती है। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेने लगती है, हॉल की, किचन और हर कमरों की तलाशी लेना शुरू कर देती है। उनका पूरा घर एक मेस बना हुआ था, लेकिन पूरे घर में एक कमरा ऐसा था जो लग रहा था कि किसी ने टच तक नहीं किया है, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि यहाँ रोज़ कोई आता है। और ये कमरा बाकी कमरों से साफ था। कमरे में एक बेड था और बेड शीट भी अच्छे से बिछी हुई थी। बेड को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चादर ओढ़कर सोया हुआ है। पुलिस वाले ने जैसे ही चादर हटाई, उनके कदमों तले ज़मीन सरक गई, क्योंकि वहाँ पर कंकाल पड़ा था। साथ ही उनको 2 डॉग्स के भी स्केलेटन मिले। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, किया किसने, और किसी को भी इन सब चीज़ के बारे में कैसे पता नहीं चला। पुलिस वालों के दिमाग में और उनके पड़ोसियों के दिमाग में बहुत सारे सवालात चलने लगे कि क्या औरोबिंदो जो कि अभी अभी मरा है, उनको भी नहीं पता था कि उनकी बेटी मर चुकी है और वो उसी घर में पड़ी है। पुलिस तो सवालों में उलझी पड़ी थी, लेकिन इन सब का जवाब अगर किसी के पास था तो वो थे पार्थो। अब पुलिस पार्थो से सवाल करना शुरू कर देती है। कुछ के जवाब वो देता और कुछ के नहीं देता। पार्थो के अकॉर्डिंग चूंकि अगस्त में उनके कुत्ते मर गए थे, तो नवंबर से देवजानी ने फास्टिंग करना शुरू कर दिया था। शायद देवजानी को ऐसा लगता था कि उनको फास्टिंग करना चाहिए, क्योंकि उनके मदर के जाने के बाद से ही देवजानी थोड़ा डिप्रेस्ड रहने लगी थी। वैसे तो वो काफ़ी स्पिरिचुअल थी, लेकिन कुत्तों के जाने के बाद से वो और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई थी और कई धर्म गुरुओं को मानने लगी थी। वो कई रिलीजियस स्पीकर की चैंटिंग भी सुना करती थी और उन्हीं की चैंटिंग घर में स्पीकर पर रोज़ाना बजा करती थी। ये चैंटिंग जो थी वो जॉइस मेयर की थी और यही चैंटिंग पुलिस वालों ने उस रोज़ भी सुनी थी। देवजानी ने कुत्तों के गुजर जाने के बाद घर को स्पिरिट से क्लीन करने के लिए फास्टिंग करना शुरू कर दिया था। नवंबर के महीने से ही इन 2 इंसिडेंट के बाद से देवजानी को लगने लगा था कि घर में बुरा ही बुरा हो रहा है, इसीलिए उसने फास्टिंग शुरू की थी ताकि वो इन तकलीफ़ों से निकल जाए। और ये उपवास इतना ज़्यादा सख्त हुआ करता था कि देवजानी ना तो कुछ खाती थी और ना ही कुछ पीती थी। शुरू में तो उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगी और एट लास्ट दिसंबर 2014 को वो मर गई। अब ये बात ध्यान देने वाली है कि ना तो औरोबिंदो ना ही पार्थो ने कुछ किया देवजानी को। देवजानी खुद से ही ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर देता, लेकिन क्योंकि पार्थो अपनी बहन से इतना ज़्यादा अटैच था कि उसने ना तो अपनी बहन का ना ही दोनों डॉग्स का अंतिम संस्कार किया, बल्कि उसको उसी के कमरे में रहने दिया। वो बाकायदा हर रोज़ उसके कमरे में खाना ले जाया करता था। इतना सब कुछ बताने के बावजूद पुलिस को यकीन नहीं आ रहा था और उनको यही लग रहा था कि इसी ने मारा है और ये सब कुछ कहानियाँ बना रहा है। लेकिन जब फोरेंसिक और सारी रिपोर्ट्स आती हैं तो पता लगता है कि सच में देवजानी हार्ट अटैक से ख़त्म हुई थी और ये मान भी लिया जाता है कि पार्थो ने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी पार्थो के पिता औरोबिंदो को कैसे पता नहीं चला इन 6 महीनों में।
और अगर पता था तो उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है और पता करती है उन कागज़ों के बारे में जो उनके पूरे घर में बिखरा पड़ा मिला था। उनका पूरा घर छोटे-छोटे कागज़ के टुकड़ों से भरा पड़ा था। कागज़ों को जब गौर से देखा गया तो उस पर दिनचर्या के वाक़यात लिखे हुए थे, तो इससे पता लगा कि वो लोग एक दूसरे से वर्बली बात नहीं किया करते थे बल्कि लिख कर किया करते थे, और इन्हीं कागज़ों के थ्रू वो लोग एक दूसरे से बातें किया करते थे। और शायद यही वजह होगी कि औरोबिंदो को ये पता ही नहीं लग पाया कि उनकी बेटी मर चुकी है। अब ना तो पुलिस को ना ही मीडिया को ये समझ आ रहा था कि कोई किसी पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट कैसे हो सकता है। उनके जाने के बाद भी उनको छोड़े ना बल्कि अपने पास ही रख ले ताकि वो इनसे दूर ना हो पाए। पार्थो के बात करने के तरीके से पुलिस को शक था कि वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, इसीलिए उसको कोलकाता के पावलोव हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। और यहाँ के डॉक्टर्स ने शुरुआती जांच में कहा कि ये आदमी मेंटली फिट नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स ने ये नहीं बताया कि ये कितने दिनों से अनफिट है। क्या ये बहन के जाने के बाद अनफिट हुए या फिर पहले से ही अनफिट है। हालांकि वो मेंटली अनफिट थे, लेकिन वो दरिंदा इंसान नहीं थे, ऐसा भी नहीं था। और पुलिस भी यही मान रही थी कि वो इनोसेंट है, इसीलिए उस पर धारा 302 के चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं। लेकिन फिर भी इन पर 2 चार्जेस लगाए जाते हैं। फर्स्ट ये कि उन्होंने अपनी बहन के बारे में बताया क्यों नहीं। दूसरा, लापरवाही के लिए उनको बुक किया जाता है। देवजानी की बॉडी की वजह से औरों में भी इन्फेक्शंस और बीमारियां फैल सकती थी, और ये दोनों चार्जेस जो हैं बेलेबल थे। और उधर हॉस्पिटल पावलोव हॉस्पिटल में पार्थो का इलाज भी चल रहा था और वो पहले से काफ़ी बेटर हो गया था और उसको बेल भी हो गई थी। अब वो फिर से वाटगंज के एक बिल्डिंग में रहने के लिए आ गया था 11th फ्लोर पर। वैसे तो वो वहाँ पर अकेला रहा करता था, लेकिन उसका केयर टेकर वहाँ आता जाता था। लेकिन जब से वो हॉस्पिटल से आया था, पहले की तरह ख़ुद को घर में बंद नहीं रखता था। हालांकि वो बात करने में हिचकिचाता था, लेकिन फिर भी वो बात करने की कोशिश करता था। लेकिन अचानक 21 फरवरी 2017 को पुलिस को कॉल आती है कि वाटगंज एरिया के एक बिल्डिंग के 11th फ्लोर से पार्थो दे की जली हुई बॉडी मिली है। अब 47 साला पार्थो दे इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक नोट लिखा था जो वो चाहते थे कि दुनिया उसे पढ़े। वो लाइन थी कि आई एम नॉट अ किलर। इससे मालूम हो रहा था कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। शायद उनसे उनकी बहन के बारे में बार बार उनसे पूछा जा रहा था और ये सब कुछ वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे होंगे। ये बात तो माननी पड़ेगी कि जब भी कोई केस होता है तो मीडिया एक अहम रोल अदा करती है उनकी पर्सपेक्टिव को चेंज करने में। लेकिन जिस तरह से इस केस को मीडिया में उछाला गया था ना, उनकी डायरी की एक एक बात को मुद्दा बनाया गया था कि इन सब से लोगों को ऐसा मैसेज पहुंचाया गया था कि पार्थो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। मीडिया में पार्थो के बारे में जितना कुछ बताया गया था, आधे से ज़्यादा प्रोपेगेंडा था और हमारी सोसाइटी मेंटल इलनेस को स्वीकार नहीं कर पाई और इन सब में पार्थो सोसाइटी के भेंट चढ़ गया। लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया कि वो जिन हालातों में था, उसकी अपब्रिंगिंग जिन हालातों में हुई थी, उनका कोई कसूर नहीं था। उनके परिवार का एक भी सदस्य अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो घर जिसमें वो लोग रहा करते थे वो हाउस ऑफ हॉरर के नाम से जाना जाता है, या फिर कुछ लोग उसको हॉन्टेड हाउस भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी एक्सप्लेन करने में मैं कामयाब रही होंगी। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।